ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की सी लैंग्वेज की इस क्लास में हम लोग अभी जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। ठीक है, तो टेस्टिंग एंड डिबगिंग टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग समझेंगे टेस्टिंग एंड डिबगिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग, आपको स्क्रीन शेयर किया हुआ आपको दिख रहा है, स्क्रीन शेयर है, आप स्लाइड देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिंग क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे डिबगिंग क्या होता है। डिबगिंग से पहले जरूरी है कि बग क्या होता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बग क्या होता है। तो बग का मतलब होता है एरर, गलती। ठीक है, जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं या जब हाई लेवल पर जब कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। जो प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम में सबसे पहले गलतियां को ढूंढना पड़ता है और फिर उस गलती को रिमूव करना होता है। ठीक है, तो जो गलती को ढूंढने का, जो गलती को फाइंड आउट करने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं टेस्टिंग। और गलती जब मिल गया तो उस गलती को रिमूव कर देना, मतलब उस गलत को फिर से सही कर देने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डीबगिंग। ठीक है, तो टेस्टिंग और डीबगिंग ये दो कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने जो बोला आप लोग को डिफिनीशन में बिल्कुल आप देख रहे हैं वही चीज लिखा है। टेस्टिंग किसे कहते हैं, देखिए टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ verifying and validating that is software or application is bug free। मतलब कि गलती उसमें नहीं हो, इसको फाइंड आउट करने का तरीका, मतलब ये सब टेस्ट करेंगे, क्या पता चलेगा कि अगर गलती है तो पता चल जाए गलती है, नहीं है तो पता चले गलत नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या है, तो टेस्टिंग एक प्रोसेस है ये वेरीफाई करने का और वैलिडेट करने का कि जो आपका सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इज बग फ्री, वो बग फ्री है। ठीक है, मीट्स द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, गाइडेड बाय इट्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट, एंड मीट्स द यूजर रिक्वायरमेंट effectively and efficiently with handling all the exceptional and boundaries cases। मतलब ये सीधा आपको यहाँ पर कह रहा है कि टेस्टिंग क्या है। तो टेस्टिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, डजंट मैटर, मतलब कोई किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, सभी का उसको हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं और वैलिडेट करते हैं। अगर कहीं कुछ गलती है, ठीक है, तो बता देंगे, टेस्टिंग से पता चले कहाँ गलती है। और मेनली हमारी कोशिश होती है कि टेस्टिंग में भी हमारा अगर प्रोग्राम सही है तो कोई एरर नहीं आएगा, बग फ्री रहेगा। ठीक है, तो बग फ्री आने का, लेकिन मान लीजिए हमें अगर कहीं एरर है तो टेस्टिंग से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसे मेनली वो देखते हैं कि जो हमारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, जो हमारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, गाइडेड बाय द डिजाइन, ठीक है, एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट जो टीम है उसके द्वारा जो इस प्रोग्राम के लिए जो गाइडेंस जो बनाया गया है, जो रूल बनाया कि इसको ऐसे करना है, उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, मतलब टेक्निकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद ये यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल रिक्वायरमेंट और उसके बाद यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर मतलब जो बनवा रहा है या आप जिसके लिए बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि उसी के रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करे तो फिर आपको बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इफेक्ट अब आई कर रहा है कि उस सारे प्रोसेस को, सारे टर्म को, सारे उसका जो आप जो बना रहे थे उसका जो बाउंड्रीज जो क्या क्या होना चाहिए, मतलब कहाँ से चलना चाहिए, कहाँ एंड होना चाहिए, बीच में क्या उसका रिक्वायरमेंट है, सारे टेक्निकल और यूजर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, इस चीज को चेक करते हैं हम लोग, और इसी चेक करने के प्रोसीड्यूर को हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग। अगर कहीं भी कोई भी अगर प्रॉब्लम है, मान लीजिए हम कहीं टेक्निकल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं किए हैं, कहीं हम यूजर रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किए हैं, या कहीं कोई सिंटेक्स एरर है, ठीक है, कहीं मान लो कहीं सेमीकोलन देना है, आप उसकी जगह कॉलन लगा दिए हो, ठीक है, कहीं आपको कॉमा देना है उसकी जगह आप सेमीकोलन लगा दिए, सारे चीज को, सारी जो गलती होती है
उसको ये फाइंड आउट करता है, और फाइंड आउट करके कहीं भी गलती होगा तो उसको बता देगा कहाँ गलती है। ठीक है, कई बार तो एडजेक्टिव बता देगा, और कई बार ये भी होता है कि एडजेक्टिव बताता है तो आसपास में बता देता है। मान लो पहला लाइन में गलती है तो सपोज करो पहला लाइन, दूसरा लाइन में गलती है तो हो सकता है इंडिकेट करेगा पहला लाइन या तीसरा लाइन, तो आप जो इंडिकेट करता है उसे 1-2 लाइन ऊपर आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए कहाँ गलती है। ठीक है, ये होता है टेस्टिंग। डिबगिंग क्या होता है मैंने अभी बताया। डिबगिंग क्या है? डिबगिंग एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो टेस्टिंग के द्वारा जो बग, जो एरर फाइंड आउट किए जाते हैं, जो बग फिक्स किए जाते हैं, मतलब जो एरर फिक्स किए जाते हैं, जो फाइंड किए जाते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने का काम करता है। ठीक है, और उनको सॉर्ट आउट करके जब उनको ठीक कर देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं डीबगिंग। ठीक है, देखिए डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग अ बग इन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर में जो बग है उसको फिक्स करना, उसको ठीक कर देने को बोलते हैं हम लोग। आई कर रहे, इट कैन डिफाइन एज द आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिमूविंग एरर। ये क्या है? एक तरीका है जिसे मैंने बताया था क्या करने का, तो एनालाइज करने का, आइडेंटिफाई करने का और रिमूव करने का। किसको? एरर को। ठीक है, आई कर रहा है कि दिस एक्टिविटी बीइंग affects the software fail to execute properly and concludes by solving the problem and successfully testing the software। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम जो भी टेस्टिंग से फाइंड आउट हुआ है बस उसको ठीक कर देगा, और ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फेल नहीं करे एग्जीक्यूशन में, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, सारे प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। ठीक है, आगे एक और चीज यहाँ पर लिखा, इट इज considered to be an extremely complex and tedious task, become errors need to be resolved at all stages of debugging। ठीक है, डिबगिंग के सभी स्टेज है, मतलब जब भी डिबगिंग होगा, ठीक है, तो जो एरर होगा उसी को रिसॉल्व किया जाएगा, मतलब उसी प्रॉब्लम को ठीक किया जाएगा जहां पर एरर होगा। मतलब टेस्टिंग से जहां हमें गलतियां मिलेगी, ठीक है, जो टेस्टिंग हमें गलती पकड़ में आएगा, जो पता चलेगा, उसको ठीक करने का काम ही डिबगिंग होता है। क्लियर है? टेस्टिंग डिबगिंग का कॉन्सेप्ट मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी में एक और क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डिबगिंग। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि राइट द टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डिबगिंग। देखिए, तो टेस्टिंग और डिबगिंग के जो आपने डिफिनीशन देखा ना, अब उसी डिफिनीशन को हम यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा अलग अलग करके दिखा दे रहे हैं। देखिए, टेस्टिंग एंड डिबगिंग आप देख रहे हैं अलग अलग यहाँ लिखा हुआ। टेस्टिंग क्या है? तो टेस्टिंग इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग द बग एंड एरर। बग और एरर को फाइंड आउट करने का क्या बोलते हैं? टेस्टिंग बोलते हैं। डिबगिंग किसको बोलते हैं? डिबगिंग इज द प्रोसेस टू करेक्ट द बग फाउंडेड ड्यूरिंग टेस्टिंग। अगर आपको डिफरेंस भी याद है तो अभी आप डिफरेंस से भी आप क्या कर सकते हैं, आप डिफिनेशन निकाल सकते हैं, या अगर डिफिनेशन याद है तो वहां से डिफरेंस निकाल सकते हैं। कि कोई एक याद होगा तो आप इसको लिख देंगे। दूसरा सेकंड का टेस्टिंग में, इट इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द फेल्यूर और इम्प्लीमेंटेड कोड। ठीक है, वो मैंने कोई गलत कोड है, फेल्यूर कोड है, ठीक है, जो कोड इम्प्लीमेंट किया गया है, मतलब उसको कहाँ गलती है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने का एक प्रोसेस है टेस्टिंग। डिबगिंग क्या है? तो डिबगिंग वो जो फेल्योर का जो फेल्योर कोड है उसको ठीक कर देने का प्रोसेस को डिबगिंग कहलाता है। देखिए, इट इज अ प्रोसेस टू गिव द एब्सोल्यूशन टू करेक्ट फेल्योर। ठीक है, टेस्टिंग नेक्स्ट कहता है, टेस्टिंग इज द डिस्प्ले ऑफ एरर। टेस्टिंग में क्या होता है, जो गलती होता है आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। डिबगिंग क्या है? डिबगिंग इज डिडक्टिव प्रोसेस। डिबगिंग एक डिडक्टिव प्रोसेस है, मतलब डिबगिंग में क्या होता है, डिबगिंग आपके
स्क्रीन पर जो एरर आया उसको कर दिया, अब आप वहां से उसको ठीक करते हैं। ठीक है, जब ठीक कर देंगे तो सब ठीक हो गया, जब सब ठीक हो गया तो आपको पता कहाँ चलेगा। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर ठीक हो जाने के बाद चूंकि सारे एक जैसे हो जाएंगे ठीक, तो फिर आपको सब डिस्प्ले होगा, तो पर्टिकुलर पॉइंट आपको नजर नहीं आएगा। टेस्टिंग इज डन बाय द टेस्टर। टेस्टिंग किसके द्वारा किया जाता है? टेस्टिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में एक टीम होती है जिसको हम बोलते हैं टेस्टर, उसको टेस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो टीम का काम होता है केवल गलती ढूंढना, बस, उसका अलावा कोई काम नहीं करता। मतलब कि एक कॉमन वे में जो फेजेज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जो कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो यही कहता है कि टेस्टर क्या काम का, तो केवल टेस्ट करना। ये अलग बात है, कंपनी में बहुत तरह के लोग बहुत तरह काम करते हैं। ठीक है, उसका डिबगिंग क्या कहता है? तो डिबगिंग इज डन बाय आइदर प्रोग्रामर और डेवलपर। डिबगिंग किसके द्वारा होता है? तो जो प्रोग्रामर है, जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, डिबगिंग उसी के द्वारा किया जाएगा। गलती टेस्टर क्या करे? गलती ढूंढ के बता देगा यहाँ यहाँ गलती है। ठीक है, अब उसको ठीक करने का काम जो बना रहा था, जो डेवलपर था, ठीक है, जो टेस्टर था, उसी का है। नेक्स्ट कह रहा है टेस्टिंग में देयर इज नो नीड ऑफ दिस नो नीड ऑफ डिसीजन नॉलेज इन द टेस्टिंग प्रोसेस। मतलब टेस्टिंग प्रोसेस के लिए आपको एकदम आपको पूरा एक्सपर्ट हो आप, आपको पूरा प्रोग्राम आता हो, हर चीज बनाने आता हो, कोई जरूरी नहीं है। टेस्टिंग के लिए अब क्या आना चाहिए? टेस्टिंग के लिए सिर्फ आपको बता दिया जाएगा भाई ये इस तरह का प्रोग्राम है, इस तरह का इनपुट डालना है, इस तरह के इनपुट पर ये आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, बस उतना ही तो करना है आपको। आप उस तरह का इनपुट डाल के चेक कर लीजिए वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो भी गलती है, कहाँ गलती है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप उसको बताइए कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये कि आप गलत इनपुट डालिए तब देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, उससे भी पता चलता है। ठीक है, ये होता है डीबगिंग में क्या होता है? डीबगिंग कांट बी डाउन विदाउट प्रॉपर डिजाइन नॉलेज। आवाज बहुत आ रहा था किधर से? अच्छा अभी बसता। तो कह रहे डिबगिंग कांट बी डाउन विदाउट प्रॉपर डिजाइन नॉलेज। ठीक है, डिबगिंग हम लोग डिबगिंग नहीं कर सकते हैं, डिबगिंग कांट बी डन, यानी कि जब हम लोग डिबगिंग कब तक नहीं कर सकते हैं? जब तक कि हमें प्रॉपर डिजाइनिंग और कोडिंग का नॉलेज नहीं है। यानी जब तक हमें सॉफ्टवेयर का पूरा प्रोग्राम लिखना नहीं आता होगा, सॉफ्टवेयर की भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो प्रोग्राम लिखते हैं, जब तक हमें प्रोग्राम लिखना नहीं आएगा तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं? डिबगिंग का काम नहीं कर सकते। ठीक है, तीन चार पॉइंट और है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इस बार नेक्स्ट कहता है कि टेस्टिंग कैन बी डन बाय इनसाइडर एज वेल एज आउटसाइडर। मतलब टेस्टिंग जो प्रोसेस है वो इनसाइडर के द्वारा किया जा सकता है। इनसाइडर का मतलब क्या हुआ? जिससे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में टेस्टिंग किया जा रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का आदमी भी हो सकता है टेस्टिंग करने के लिए, और उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का आदमी, जैसे कस्टमर जो बनवा रहा है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का आदमी तो नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कस्टमर को बुला दीजिए, भाई ये बना हुआ आप बैठ के चेक करिए, तो इसमें आपको जो चाहिए इनपुट, क्या इनपुट देना चाह रहे हैं आप, क्या आउटपुट चाहिए, वो आप चेक करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो चेक करके देगा, कहेगा नहीं हो रहा है, कुछ गलती हो रहा है। ठीक है, तो फिर उसकी टीम चेक करेगी भाई गलती क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि टेस्टिंग जो है वो इनसाइडर मतलब कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो आदमी होगा वो भी कर सकता है, या आउटसाइडर भी कर सकता है। ठीक है, मतलब वो आप आउटसाइडर मतलब कस्टमर भी हो सकता है, या किसी को बुला करके भी हम बैठा सकते हैं, भाई ये चीज चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट कहता है आपका डिबगिंग में कहता है कि डिबगिंग इज डन ओनली बाय इनसाइडर। डिबगिंग जब भी होगा तो केवल इनसाइडर, यानी प्रोग्राम जो आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वही उसको उसमें डिबगिंग करेगा, वही उसको प्रॉब्लम जो आया हुआ है उसको ठीक करने का काम करेगा। प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बाहर वाले को नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी डिबगिंग जब भी होगा तो इनसाइडर करेगा, आउटसाइडर अलाउ नहीं है। ठीक है, आउटसाइडर कांट बी डिबगिंग नहीं कर सकता है, लेकिन टेस्टिंग इनसाइडर आउटसाइडर
दोनों कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कहता है कि टेस्टिंग कैन बी मैनुअल और मतलब टेस्टिंग क्या हो सकता है, मैनुअली हो सकता है, कोई आदमी हाथ से एक एक वैल्यू को अपने एक एक वैल्यू को इंटर करे काम करे, या हो सकता है डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक भी टेस्टिंग हो सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। डीबगिंग कहता है डीबगिंग इज ऑलवेज मैनुअल, डीबगिंग हमेशा मैनुअल होता है, ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड नहीं होता है, जबकि टेस्टिंग मैनुअल और ऑटोमेटेड दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है टेस्टिंग में इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टेस्टिंग लेवल, टेस्टिंग का डिफरेंट लेवल होता है, जैसे कि आपके यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। मतलब यूनिट टेस्टिंग मतलब होता है कि एक एक यूनिट बनाते जाएंगे और उसको चेक करते जाएंगे गलती है कि नहीं, फिर उसके बाद मान लो 5-6 यूनिट बन गया, तो अब मोर देन 1 यूनिट को आपस में कनेक्ट करेंगे, अब तब फिर गलती को ठीक कर चेक करेंगे, गलती तो नहीं है कहीं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। और जब पूरा का पूरा सिस्टम को एक साथ आपस में कनेक्ट कर देंगे और तब उसको चेक करेंगे गलती है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, ये हम लोग यूनिट टेस्टिंग भी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग भी कर सकते हैं, सिस्टम टेस्टिंग भी कर सकते हैं। इसका अलावा और बहुत सारी टेस्टिंग होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, और बहुत सारा टेस्टिंग है। लेकिन आप लोग फिलहाल आप लोग को ये 3 ही टेस्ट आप लोग जानिए। ठीक है, वो बाकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उनके लिए। ठीक है, बाकी आप लोग ये 3 जानिए। डीबगिंग में क्या कहता है, डीबगिंग इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बग्स। ठीक है, डीबगिंग क्या होता है, डीबगिंग किस तरह का एरर है, किस तरह की गलती है, उस पर डिपेंड करता है डीबगिंग, उसी के अनुसार इस पर डिबग किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे सबसे लास्ट जो पॉइंट है टेस्टिंग का, वो कहता है कि टेस्टिंग इज इनिशिएटेड आफ्टर द कोड इज रिटन, टेस्टिंग तभी होगा जब उसका प्रोग्राम लिखा जाएगा, कोड लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन डिबगिंग के साथ डिबगिंग कमेंस विद द एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केस, और डिबगिंग कब होगा, जब टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा, टेस्ट केस परफॉर्म हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ही डिबगिंग होगा। किसी कोई यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, टेस्टिंग डिबगिंग का डिफरेंस और डिफिनीशन दोनों में कहीं कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे बस ये सब आप लोग कॉमन सा चीज है, आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। एक बार यूनिट 1 का थोड़ा सा थ्योरेटिकली थोड़ा सा बच गया था, उसको मैंने सोचा खत्म कर दूं। ये देख रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, ये तो आपको पहले ही क्लास में बता दिए थे। द लैंग्वेज विच इज यूज राइट अ प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी, C++, जावा एक्सेट्रा। मतलब जो किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसको उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। कंपाइलेशन किसे कहते हैं, इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के प्रोसेस को कंपाइलेशन बोलते हैं, और जो कन्वर्ट करता है उसको कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट में कहता है लिंकिंग और लोडिंग किसे कहते हैं। तो लिंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब जब प्रोग्राम बनाते हैं तो से हमारा सीपीयू में एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन हम जो भी बनाते हैं वो रैम में रहता है। ठीक है, तो जब हमारा जो डेटा है, ठीक है, उसका लिंकिंग होना, ठीक है, कि इसके बाद प्रॉपरली कि कौन सा हमारा जो डेटा हमारा एग्जीक्यूट होना है, कि पार्टिकुलर कौन सा डेटा एग्जीक्यूट होना है, उस डेटा को आइडेंटिफाई होता है लिंकिंग के थ्रू। ठीक है, वही डेटा जब सीपीयू में चला गया एग्जीक्यूशन के, तो उसको लोग बोलते हैं लोड। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है इन कंप्यूटर साइंस, अ लिंकर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। लिंकर क्या है, अभी लिंकिंग की बात नहीं कर रहा, पर लिंकर की बात कर रहे हैं। लिंकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है that takes one or more object file generated by the compiler।
क्या करता है, ये एक और एक से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट फाइल है जो कंपाइलर के द्वारा जनरेट किया जाता है, ठीक है, उसको ये लेता है एंड उन सभी को लेता है एंड कंबाइंस देम, और उसको सभी को आपस में जोड़ देता है इनटू वन, एक साथ, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, सबको एक साथ जोड़ के एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज लिंकिंग, मतलब कि अलग अलग जो मॉड्यूल है सभी मॉड्यूल को आपस में कनेक्ट कर दिया तो उसको बोलते हैं हम लोग लिंकिंग। इसी को शॉर्ट में आप यहाँ देखिए दूसरा वर्षन लिखा हुआ है, establishing the linking between all the modules or all the functions of the program in order to continue the program execution is called linking, ठीक है। देखिए इसके बाद लिंकिंग के बाद हम लोग देखते हैं, ये समझ गए लिंकर और लिंकिंग दोनों मतलब समझ, जो लिंक करने काम करेगा और लिंकर, आई जो लिंकिंग जो लिंक होने के प्रोसेस को अलग अलग मॉड्यूल जो आपस में कनेक्ट होगा तो उससे कनेक्ट होने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट लोडिंग किसे कहते हैं, देखिए ब्रिंगिंग द प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड लोडिंग, मतलब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है सेकेंडरी मेमोरी में हमारा प्रोग्राम अगर कोई रखा हुआ है कोई डेटा, ठीक है, कोई भी डेटा हो, नॉट ओनली प्रोग्राम, ठीक, कोई भी डेटा हो या कोई प्रोग्राम हो तो सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ है और सेकेंडरी मेमोरी से वो निकल करके जब प्राइमरी मेमोरी में आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम है मेन मेमोरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग। और एक दूसरा मैंने आप लोग कॉन्सेप्ट अभी जस्ट बताया था कि लोडिंग का मतलब क्या होता है कि एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना, ठीक है, एक जगह से जब दूसरी जगह डाल देते हो आप उसको बोलते हो लोड हो गया, ठीक है, तो लोडिंग का कॉन्सेप्ट ही है। तो वहां पे जैसे रैम में हमारा डेटा है, रैम से अगर डेटा कोई डेटा हमारा सीपीयू में जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, वो भी हमारा लोडिंग निकालता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ लोडिंग। अब जो लोडिंग फीचर है वो दो पार्ट में कैटेगराइज, एक को बोलते हैं स्टैटिक, एक को बोलते हैं डायनेमिक, ठीक है। लोडिंग द इंटायर प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी बिफोर स्टार्ट द, लोडिंग द इंटायर प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी बिफोर स्टार्ट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले प्रोग्राम जितना भी आपका प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम आकर के मेन मेमोरी में, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से आकर के मेन मेमोरी में अपलोड होगा पूरा का पूरा प्रोग्राम, तो ये कहलाएगा हमारा स्टैटिक लोडिंग, ठीक है। और जब हमारा प्रोग्राम मेन मेमोरी में से एग्जीक्यूशन में जब चला गया, ठीक है, मेन मेमोरी प्रोग्राम का कुछ आ गया, जैसे बाकी हमारा सेकेंडरी मेमोरी में रहा उसका कुछ पोर्शन आ गया हमारे प्राइमरी मेमोरी में और वहां से वो चला गया एग्जीक्यूशन में, और फिर जरूरत के अनुसार फिर वहां से आया फिर एग्जीक्यूशन फिर जा रहा है, तो वो जो अकॉर्डिंग टू नीड एग्जीक्यूशन जब शुरू हो गया तब हमारा प्रोग्राम आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है हमारा डायनेमिक। तो देखिए लोडिंग द प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी ऑन डिमांड इज कॉल्ड डायनेमिक लोडिंग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कहता है कि ये प्रोग्रामिंग स्टाइल किसे कहते हैं। ये प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या होता है, तो कह रहा है प्रोग्रामिंग स्टाइल ऑल्सो नोन एज कोड स्टाइल, प्रोग्रामिंग स्टाइल का दूसरा नाम होता है कोड स्टाइल। ये है क्या, तो प्रोग्रामिंग स्टाइल इज अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है, क्या है सेट ऑफ रूल्स ऑफ गाइडलाइंस, मतलब जो प्रोग्राम को बनाने के लिए जो रूल्स है जो गाइडलाइन है, ठीक है, उस गाइडलाइन का ये पूरा का पूरा एक समूह है, बहुत सारा गाइडलाइन होगा, एक पूरा का पूरा जो समूह होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टाइल। तो गाइड यूज्ड व्हेन राइटिंग द सोर्स कोड, यानी जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वहां पर हम लोग उस गाइडेंस जो यहाँ पे दिया उस गाइडेंस को यूज कर रहे हैं
ठीक है, फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग स्टाइल। ठीक है, मतलब जो सेट ऑफ रूल्स हुआ ना, जो कि कोई भी हम लोग सोर्स कोड है, मतलब कोई भी प्रोग्राम, सोर्स कोड किसे बोलते हैं, आप जो प्रोग्राम में लिखते हैं उसी को तो सोर्स कोड बोलते हैं, और जब वो कंपाइल हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। ठीक है, जब वो एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूटेबल कोड बन जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तीन तरह का हमारा फाइल होता है, आप लोग सुने होंगे। ठीक है, इन जनरल यहाँ पे सी लैंग्वेज में 3 तरह का फाइल होता है, सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको हम लोग EXE फाइल के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं EXE फाइल। तो सोर्स फाइल जो आप लिखते हैं, आपको जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका वो कंपाइल होता है कंपाइलर के द्वारा, तो कंपाइल होने के बाद फिर एक नया फाइल जनरेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। सोर्स फाइल आपका जो होगा, उसका एक्सटेंशन जो कोड होगा, वो अगर सी लैंग्वेज में है तो आप कोई भी नाम दीजिएगा प्रोग्राम का, जैसे मान लिया हम प्रोग्राम का नाम दे दिए राम। ठीक है, तो डॉट सी लगा रहेगा, तो ये डॉट सी इसका एक्सटेंशन हो गया, ये सोर्स प्रोग्राम का। लेकिन जब ये कंपाइल होगा तो कंपाइल होने के बाद ये बन जाएगा, जैसे राम डॉट, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट फाइल। तो डॉट ओबीजे ऑब्जेक्ट फाइल का कोड होता है, ओबीजे। आप सी प्रोग्राम बनाए होंगे, ठीक है, तो जहां जहां पे आपका सेव हुआ होगा वहां पर जाकर चेक करिएगा, आपको एक ही नाम का 3 तरह का फाइल, 3 फाइल दिखेगा। एक आपका सोर्स फाइल होगा जिसमें एक्सटेंशन कोड डॉट सी होगा, या अगर आप C++ पर किए होंगे तो डॉट CPP दिखेगा। दूसरा, जब कंपाइल हो गया तब उसी नाम के साथ डॉट ओबीजे फाइल दिखेगा, और जब आप इसको रन करा देंगे यानी एग्जीक्यूट करा देंगे तब इसी नाम के साथ आपका जो दिखेगा यहाँ पर डॉट EXE, ये फाइल दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट, तो वही चीज करेक्ट इट इज ऑफन claimed the following is the following of particular programming style will help programmers read and understand source code conforming to the style and help to avoid introducing error। ठीक है, मतलब क्या करता है यहाँ पे, प्रोग्रामिंग स्टाइल से आपकी मैंने गलतियां कम होती है, आपको पता है कि इसमें रूल्स, आपको पता है कि सी लैंग्वेज हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो कैसे बनाना है, उसका क्या सिंटेक्स है। ठीक है, C++ का क्या सिंटेक्स है, जावा क्या सिंटेक्स, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका क्या क्या सिंटेक्स है, सबका अलग अलग रूल्स है। ठीक है, आपको रूल्स पता है तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। तो प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या है, तो सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, उसका कहता है ये जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है ये अलग अलग टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, मेनली 3 टाइप का होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग, दूसरा को बोलते हैं मॉड्यूल प्रोग्रामिंग, और तीसरा है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये 3 तरह का प्रोग्रामिंग हमारा होता है। अब तीनों के बारे में 2 लाइन हम लोग देख लेते हैं, तीनों होता है क्या। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग एक पर्टिकुलर एक फंक्शन बनाते हैं, अलग अलग फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग इस सी लैंग्वेज में हम लोग आगे पढ़ना है, एक फंक्शन नाम का चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो वहां पाएंगे तो वहां हम लोग ये इस फंक्शनल का जो टर्म हम लोग इसको यूज करते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग, मतलब कि अलग अलग छोटा छोटा प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे एडिशन का एक प्रोग्राम बना देंगे, सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम बना दिए, एक तो मेन प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें जरूरत के अनुसार इन दोनों को कॉल कर लेंगे। ठीक है, मतलब मेन प्रोग्राम हम ये एडिशन का प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैंने इसका नाम, अगर ये जो प्रोग्राम बना है इसका नाम हम ऐड दिए हैं तो सिर्फ मेन प्रोग्राम में लिख देंगे ऐड। ठीक है, ऑटोमेटिक ये इक्वल हो जाएगा, और इसमें सारा एडिशन का प्रोग्राम लिख देंगे, तो इसको रन करके हमको रिजल्ट दे देगा यहाँ लगा। ठीक है, खैर आगे आएंगे तो समझ में आएगा। तो हम लोग उसको बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। देखिए डिफिनेशन में लिखा हुआ, फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग paradigm. Functional programming is a programming paradigm in which we try to bind मतलब बांधना, ठीक, everything in pure mathematical function style। ठीक है, प्योर मैथमेटिकल फंक्शनल स्टाइल में हम सभी को एक साथ बाइंड करने की कोशिश करते हैं। इट इज डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग स्टाइल। Its main function is on what to solve। इसका जो मेन फंक्शन है उसका काम क्या है,
व्हाट टू सॉल्व, ठीक है, और मेन फोकस इस पर रहता है हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करें, क्या सॉल्व करें, यही दो मेन इस पर फोकस होती है फंक्शन प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या करता है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी एक तरह का फंक्शनल प्रोग्रामिंग ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए मॉड्यूल इन अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन अ सीरीज ऑफ फंक्शन, ठीक है, मतलब क्या, इसमें बहुत सारा फंक्शन होता है, सीरीज ऑफ फंक्शन दैट आर रिलेटेड टू सम वे, मतलब कि बहुत सारे फंक्शन होगा जो कुछ तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं। दिस वे ऑफ प्रोग्रामिंग इज यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशंस। ये बहुत सारा एप्लीकेशन में इसका यूज होता है, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लिखे सब आपस में पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा चौथा, मतलब एक सीरीज के टर्म में ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। कैसे ट्रेन का डब्बा देखते हो, पहला डब्बा से दूसरा डब्बा, दूसरा से तीसरा, तीसरा चौथा, सब आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक सब प्रोग्राम दूसरे से दूसरा प्रोग्राम, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवा से, इस तरह सब कनेक्टेड होगा, तो हमारा कहलाता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। नाउ सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम लोग शॉर्ट में ओओपी बोलते हैं, ओओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का एक अल्टरनेटिव है जिसमें कि टेक्निकल एक्सेसिबिलिटी होती है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन किया जाता है, दैट मीन्स कि रियल लाइफ में कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उस पे इसमें काम करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, हम नीचे देख रहे हो लिखा हुआ, या देखिए नीचे लिखा हुआ, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का वेरियस ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, उस क्लास के अंदर हम बहुत सारे हम लोग मेंबर फंक्शन को बनाते हैं, ठीक है, और तब पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको यूज करते हैं, और ये डिजाइन होता है रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, हम एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप लोगों में से कितने लोगों ने चिड़िया को देखा है, या छोड़िए कार को देखा है। कार मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कार तो जनरली हम सबको यूज करते हैं, तो आप लोगों में से कितने लोगों ने कार को देखा है, कौन बताएंगे? अच्छा, प्रिया भी अकेले करेंगे, प्रिया बताइए, कार को देखा आपने? यस सर, यस सर, कार को देखे हैं। कार को देखे हैं, जरा बताइए तो कैसे, कैसा होता है कार? कार आप जो डिफिनेशन, सुनिए सुनिए पहले सुन लीजिए, आप जो डिफिनेशन बोलेंगी वो डिफिनेशन सटीक जिस पर बैठेगा मैं उसी को कार बोलूंगा, वो जिस पर आपका डिफिनेशन नहीं सेट करेगा मैं उसे कार नहीं बोलूंगा। अब आप बताइए जरा, कार किससे कहेंगे, जरा बताइए तो। बता पाइएगा या नहीं? आपकी आवाज इतना एग्जैक्ट आप डेफिनेशन के साथ तो नहीं बता सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि पता है बट उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाथी का डिफिनेशन बताइए तब बता सकते हैं कि नहीं? जी बता सकते हैं, उसका एक सूंड होता है, दो बड़े से कान होते हैं, छोटा बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं समझ गया एग्जैक्टली आप उसे बता सकती हैं, लेकिन वही चीज जब मैं कार के पूछ रहा हूं तो आप नहीं बता पा रही है। रीजन क्या है? रीजन समझ में आ रहा है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपका, मैं यहाँ पर देखिए, हम जनरल पर्सन की तरह बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर की तरह बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट का हम बात कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप जो जिस कार की बात कर रही हैं, एक्चुअल में आपने कार को देखा ही नहीं, आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कार एक नाम है, इट इज ए नेम, और नाम को भी दिखता नहीं है किसी को। आपने जो देखा है वो कार का डिफरेंट मॉडल देखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वैगन आर कैसा होता है, मैं आपसे पूछी कि ओमनी कैसा होता है, मैं आपसे पूछी कि स्कॉर्पियो कैसा होता है, आप उसे एग्जैक्टली डिफाइन कर देंगे,
लेकिन मैं आपसे पूछ दिया कार कैसा होता है तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब समझ में आ गया? यस तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है ये एकदम एग्जैक्टली उसी पर बात करता है, उसी पर काम करता है, ठीक है। और ये जो ग्रुप जब अब जिसे कि हम लोग कहें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर कार हमारे एक क्लास का नाम हो गया, कार इज अ नेम ऑफ क्लास, और इसका ऑब्जेक्ट कौन कौन हो गए, जैसे कि मैंने नाम लिया में ओमनी, वैगनआर, स्कॉर्पियो और बहुत सारे मॉडल है, डिजायर और क्या क्या बहुत सारा है, ठीक है। तो जो भी आप नाम ले लीजिए वो सब कार के मॉडल है। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की भाषा में बोले तो वो सब क्या है, वो सब ऑब्जेक्ट है कार नाम के क्लास का। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इसी पे हमारा काम करता है ये कॉन्सेप्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसी पे काम करता है, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग इसे इतना ही पर रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, फिर नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।